हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल में। चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि आपकी यूपीटीईटी की जो परीक्षा की डेट है वो डिक्लेयर हो गई है। अब आपकी यूपीटीईटी की एग्ज़ाम 23 जनवरी को होंगे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिंदी और ईवीएस की अब आपको लगातार प्रैक्टिसेस मिलती रहेंगी। इसके पहले भी हम कई सारी ईवीएस की प्रैक्टिस आपको दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि इन्हीं वीडियोस के अंतर्गत आपको कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को भी देखिए और लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? अच्छा, तिब्बत से एक नदी है सांगपो नदी, उसको भारत में किस नाम से जानते हैं ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन है सिंधु। तो आपको बता दें, तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसे भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये तिब्बत की जो सांगपो नदी है ये मानसरोवर झील के पास एक एक हिमानी है जिसका नाम है चेमायुंगडंग हिमानी, इससे निकलती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2580 किलोमीटर है। 2580 किलोमीटर की है ये टोटल, ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है। लेकिन भारत में इसकी जो लंबाई है, भारत में जो इसकी लंबाई है वो 1346 है, 1346 किलोमीटर, 1346 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? पूछा गया है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? क्या सिरंद नहर है, क्या यमुना नहर है, क्या इंदिरा गांधी नहर है, कि दोआब नहर है? तो आपको बता दें, भारत में जो सिंचाई की सबसे बड़ी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान में ये राजस्थान में है। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये सतलुज और व्यास, ये सतलुज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। और सतलुज और व्यास नदी पर एक हरिके बांध बना है, हरिके के बांध, और यहाँ से वो निकाली जाती है। ये सिंचाई की सबसे बड़ी नहर है। 1958 में इसका निर्माण हुआ था। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? अच्छा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी या गंगा नदी? तो आपको बता दें, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। और पंजाब में भी किस नदी पर बनी है? ये पंजाब में सतलुज पर है, सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो आपसे वही पूछा गया है कि इस भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है इसे 1955 में बनाया गया था। और उस समय इसकी जो आधारशिला है, उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी थी 1955 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, दूसरा ऑप्शन नेपाल में स्थित है, तीसरा ऑप्शन है भूटान में स्थित है, और चौथा ऑप्शन है इंडिया में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर इंडिया में आप सिक्किम लिख लीजिए, सिक्किम में। अब सही देखिए, नाथुला दर्रा जो है ये एक दर्रा है, पहाड़ी दर्रा, जो कि इंडिया में के मतलब भारत में सिक्किम राज्य में है, सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है एगमार्क का संबंध है। एगमार्क का संबंध है। एगमार्क का संबंध किससे है? संसाधन से, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से या उत्पादन से। तो जो एगमार्क है ये गुणवत्ता बताता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एगमार्क का जो संबंध है वो गुणवत्ता से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश, एटीपी, आरएनए या डीएनए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और यहीं पर समझते हैं कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र, इसके जो जनक हैं, इसके जो जनक हैं वो हैं ए जी टेंसले। ए जी टेंसले ये इसके जनक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? अच्छा हाँ, जैविक कीटनाशक पूछा गया है, इसको लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। जैविक कीटनाशक का उत्पादक, पहला ऑप्शन है खेजड़ी, दूसरा ऑप्शन है चीड़, तीसरा ऑप्शन है देवदार, चौथा ऑप्शन है नीम। आपको बता दें ये जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है ये नीम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर एक वृक्ष है, ये जो खेजड़ी है ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है और ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है खेजड़ी। और यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा नीम, जैविक कीटनाशक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो बर्फ पर अंडे देता है? क्या गौरैया देती है, क्या पेंगुइन देता है, क्या हमिंग बर्ड देता है या आर्कटिक टर्न देता है? तो आपको बता दें ये जो बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है ये आपका पेंगुइन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो पेंगुइन है ये ना उड़ने वाला पक्षी है। अच्छा हाँ, ये उड़ नहीं पाता। अंटार्कटिका, आर्कटिका, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी पेंगुइन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, प्रोफेसर एम ओ पी अयंगर या प्रोफेसर बीरबल सहानी को। तो आपको बता दें भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तालाब है, मृदा है, जल है या वायु है। यहाँ आपसे पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, तो आप बता दें पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो तालाब है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? बायोमास या पिरामिड, खाद्य चक्र, खाद्य श्रृंखला अभिक्रिया या खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला का परस्पर समूह खाद्य जाल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न किसान का मित्र कहा जाता है। पहला ऑप्शन है तितली को, दूसरा ऑप्शन है मधुमक्खी को, तीसरा ऑप्शन है केचुए को, चौथा ऑप्शन है चींटी को। तो ये बहुत ही ईजी प्रश्न है। किसान का जो मित्र है वो केचुए को कहा जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में फिर भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? यहाँ पर पूछा गया है किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। तो आपको बता दें, यहाँ जो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी जो मात्रा है यह है 0.03%। ऑक्सीजन की जो मात्रा है यह है 21%, 21%। नाइट्रोजन की जो मात्रा है ये पाई जाती है 78%। और एक बहुत पूछा जाता है मीथेन की मात्रा, मीथेन की मात्रा। तो जो मीथेन की मात्रा है, मीथेन की जो मात्रा है ये है 0.93%। आपसे पूछा गया है पर्यावरण में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा है नाइट्रोजन की 78%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है? यानी पारिस्थितिक तंत्र, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा है? कृषि भूमि, रेगिस्तान, समुद्र या वन? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो समुद्र है। यहाँ पर कई सारी पारिस्थितिक स्थितियाँ चलती रहती हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो समुद्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शुक्र का, बुध का, वरुण का या शनि का? तो आपको बता दें, ये जो टाइटन है ये शनि का उपग्रह है, शनि का उपग्रह है, शनि का उपग्रह है। ठीक है, ये जो शनि ग्रह है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके जो उपग्रह की संख्या है वो है 62। इसका जो उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस का हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान है? किस गैस का हरित ग्रह प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान है? फ्रियान का, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? तो आपको बता दें, यहाँ पर मीथेन भी हरित ग्रह प्रभाव में अपना योगदान देती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हरित ग्रह प्रभाव में अपना योगदान देता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी अपना हरित ग्रह प्रभाव में योगदान देता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सर्वाधिक योगदान कौन देता है? तो आपको बता दें, यहाँ पर सर्वाधिक योगदान जो है वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग होता है, मीना माता रोग किससे होता है? आपको बताना है। पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से, जल में आर्सेनिक की अधिकता से, जल में मरकरी की अधिकता से या जल में नाइट्रेट की अधिकता से? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है टीईटी की दृष्टि से। टीईटी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, मीना माता रोग किससे होता है? तो आपको बता दें, जल में आर्सेनिक की अधिकता से हो जाता है ब्लैक फुट। ब्लैक फुट होता है जल में आर्सेनिक की अधिकता से।
जल में मरकरी यानी पारे की अधिकता से होता है मिनामाटा रोग, ये मिनामाता। नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपसे पूछा गया मिनामाटा रोग किससे होता है, तो मिनामाटा रोग होता है जल में पारे की अधिकता से, यानी Hg की अधिकता से, मरकरी की अधिकता से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, मेंडल ने, या लैमार्क ने? तो आपको बता दें, जो कोशिका की खोज है ये रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है, पूछा गया है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है, क्या होता है पराबैंगनी विकिरणों से? फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर, यकृत का कैंसर, या त्वचा का कैंसर? तो आपको बता दें, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे त्वचा का कैंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जंतु कोशिका में श्वसन होता है, जंतु कोशिका में श्वसन किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रक में, गोल्जी काय में, या रिक्तिका में? तो जंतु कोशिका में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, झूम खेती होती है। अच्छा, यूपीटीईटी की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटीईटी में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटीईटी का तो मोस्ट फेवरेट प्रश्न है, ये हमेशा पूछा था है। अच्छा, ये झूम खेती है क्या, पहले ये समझते हैं। झूम खेती होता है कि एक क्षेत्र में फसल को काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर इसमें कुछ खरपतवार उगाते हैं, ठीक है। इन खरपतवारों के उगाने के पश्चात इनको उखाड़ा नहीं जाता, इनको जला दिया जाता है, और जलाने से जो राख निकलती है वो यहीं पर पड़ी रहती है, राख यहीं पर पड़ी रहती है, जो कि भूमि को उर्वरक बनाती है। फिर क्या करते हैं, इसको जुताई नहीं की जाती, इसकी हल्का हल्का खोद लिया जाता है। हल्का हल्का खोदने के पश्चात इसमें बीज डाल दिए जाते हैं, ऐसे छिड़क दिए जाते हैं, कोई जुताई नहीं करते, हल्का हल्का खोदने के बाद बीज डाल दिए जाते हैं। और यही जो कृषि है इसको ही झूम खेती कहते हैं। झूम खेती ये कहाँ पर होती है? ये क्या केरल में होती है, बिहार में होती है, तमिलनाडु में होती है, या मेघालय में होती है? तो ये जो झूम खेती है आपको बता दें, ये मेघालय में होती है, असम में, असम में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? यानी कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? पहला ऑप्शन है बलुई मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, चौथा ऑप्शन है लाल मिट्टी। आपको बताना है कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है टीईटी की दृष्टि से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीईटी क्या, ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी परीक्षाओं में ये रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल ये पूछ ही देता है। आपको बताना है रबी की फसल है धान या चना, गेहूँ या मक्का, मक्का या धान, चना या गेहूँ? आपको बताना है रबी की फसल कौन सा है। तो आपको बता दें
यहाँ पर जो धान की फसल होती है ये खरीफ की फसल होती है, तो जहाँ जहाँ धान है वो तो वैसे ही कट जाएगा। देखिए धान और चना, धान और मक्का ये दोनों कट गए। मक्का भी आपकी खरीफ की फसल होती है, तो मक्का आपकी खरीफ की फसल है, तो मक्का ये और गेहूँ यानी ये भी कट जाएगा ऑप्शन। बचा चना और गेहूँ, ये आपकी रबी की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चना और गेहूँ। रबी की फसलें देख लेते हैं, कुछ प्रमुख रबी की फसलें। रबी की फसल है एक मटर, मसूर, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, ये सारी रबी की फसलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। पूछा गया है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? हवाई में, रॉकीज़ में, सिसिली में या एंडीज में? तो ये जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है ये एंडीज पर्वत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एंडीज में। चलिए अच्छा, ये जो कोटोपैक्सी है ये एक्टिव है, अभी भी ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है, ये एंडीज पर्वत में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ का ठोस रूप क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ का यानी ड्राई आइस का ठोस रूप क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो जो शुष्क बर्फ है इसका जो ठोस रूप है यानी ड्राई आइस का जो ठोस रूप है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परम तापमान पैमाना कौन सा है? पूछा गया है परम तापमान पैमाना कौन सा है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन? परम ताप पैमाना पूछा गया है। परम ताप पैमाना होता क्या है? परम ताप जब तापमान जो होता है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए, प्लस हो जाए, तो परम ताप कहलाता है। और इसका जो पैमाना होता है वो केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी केल्विन। अगला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? प्रोटीन है, रक्त है, ऊतक है या कोशिका है? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है, यहाँ पर मूलभूत पे अंडरलाइन किया, मूलभूत इकाई, और टीईटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टीईटी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो आपकी कोशिका है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोशिका। अगला प्रश्न डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी, एडीज मच्छर, क्यूलेक्स या एनोफ्लीज? तो आपको बता दें ये जो डेंगू रोग का वाहक है ये एडीज मच्छर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एडीज मच्छर। और ये डेंगू है विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु जनित रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में या नागासाकी में? तो आपको बता दें जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका जो मुख्यालय है ये आपका एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्स्टर्डम में स्थित है। और एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की कैपिटल है, नीदरलैंड की कैपिटल है, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हाँ, तो यहाँ पर हमारी ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।